हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर चल रहा है इतिहास का सीरीज, वो भी छोटे छोटे टॉपिक के रूप में, ताकि अब यह जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि आप अगर इसको एक साथ पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज का जो हमारा इसी सीरीज में टॉपिक है कुनिंद राजवंश का उत्तर काल, यानी कुनिंद राजवंश के जो बाद छोटे छोटे राजवंश हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं उन्हें भी जानेंगे। और पहले हम इसको जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कुलिंद राजवंश के जो उत्तर काल के बाद है शक राजवंश हुआ था। कौन सा हुआ था? शक राजवंश। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शकों ने जो है अमोघ भूति की मृत्यु के उपरांत जो है कुलिंद के मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो इससे पहले जो राजवंश शासन कर रहा था वो था कुलिंद राजवंश। लेकिन जब कुलिंद राजवंश के एक राजा थे अमोघ भूति, उनकी मृत्यु हुई तो जो शक राजवंश ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर राज्य में जो सूर्य मंदिर है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सीधे एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, इसलिए इनको वन लाइनर के रूप में रखा गया है। इनको ध्यान से पढ़िए, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो देखिए, राज्य में जो है सूर्य मंदिर में मूर्तियों का निर्माण जो है शकों के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि राज्य में जो सूर्य मंदिर एवं मूर्तियां हैं इनका निर्माण किन शासकों के समय हुआ था? तो राइट आंसर है शकों के समय हुआ था। आगे है, शक भारत में जो है वो मध्य एशिया से आए थे। शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, एवं उनकी भाषा जो थी वो ईरानी भाषा थी, याद रखिएगा। और इनका धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। तो तीन चीज़ इसमें कवर हुई। जो शक जो भारत आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, उनकी भाषा ईरानी थी और उनका धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आधुनिक भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक सम्मत कहलाता है, जो शकों ने प्रचलित किया था। देखिए, जो हम भारत सरकार जो है कैलेंडर यूज करती है वो शक सम्मत है, यानी शकों ने चलाया था। ये जो है इसका पॉइंट है। फिर आगे है, शक सम्मत जो है वो चलाया किसने था? तो ये चलाया था राजा विक्रमादित्य ने। शकों का एक राजा था विक्रमादित्य, उन्होंने शक सम्मत चलाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पॉइंट, शकों के शासन के बाद जो है, जब शकों का शासन खत्म हुआ तो उनके बाद तराई के भागों पर कुषाणों ने अपना अधिकार कर लिया था। जैसे इन्होंने कुलिंद राजवंश के बाद अधिकार किया था, तो इनके बाद जो है कुषाणों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे कुषाण राजवंश के बारे में। देखिए, कुषाण राजवंश जो है, कुषाण जो है ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। और दूसरा है कुषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, कुषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये पूछता है, सीधा क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कुषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वही अलग देता है। तो देखिए, कुषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो वीरभद्र यानी ऋषिकेश से मिले हैं, मोरध्वज यानी कोटद्वार से मिले हैं, और गोविसाण यानी काशीपुर से मिले हैं। इन तीन जगह से कुषाण काल के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है मुनि की रेती से 1972। देखिए, मुनि की रेती कहाँ है? टिहरी में पड़ता है, ऋषिकेश के पास में है। तो यहाँ से 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कितनी मिली हैं? 44 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से मिली हैं कुषाण काल से संबंधित। आगे है, काशीपुर से कुषाण सम्राट वासुदेव द्वितीय की कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। देखिए, गोविसाण यानी काशीपुर से जो मिली हैं वो वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं कुछ मिली हैं। और इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज जो है 1960 में केपी नौटियाल जी ने की थी, याद रखिएगा। ये सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पोहड़ी के सुमाड़ी। देखिए, जगह याद रखिएगा, पोहड़ी के सुमाड़ी। सुमाड़ी से जो है एक खेत में 11,000 कुषाण मुद्राएं मिली है। कितनी मिली हैं? 11
हजार कहाँ से मिली हैं? सुमाड़ी से मिली है। और सुमाड़ी कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो है बिजनौर, इसके अतिरिक्त बिजनौर से वासुदेव की 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं और खटीमा से 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। देखिए, बिजनौर से भी मिली हैं 5 स्वर्ण मुद्राएं और खटीमा से भी 7 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। फिर देखिए, अब जो है कुषाण के बाद आता है हमारा योधे वंश। योधे वंश हम देख लेते हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बने हैं। योधे वंश की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? वो मिली है जौनसार वावर देहरादून एवं कालोडांडा लैंसडाउन से मिली हैं। देखिए, लैंसडाउन कहाँ, यानी टिहरी से और देहरादून से जो है ये मिली हैं योधे वंश की मुद्राएं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, यह है योधों ने कुषाणों को हराया था। देखिए, ये क्वेश्चन जो है छोटा सा लग रहा है लेकिन सीधा एग्जाम में आ जाएगा कि जो योधे वंश है उसने कौन से वंश को हराया था। तो किसे हराया था? कुषाणों को हराया था। आगे है बाढ़ वाला देहरादून। बाढ़ वाला कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो जो बाढ़ वाला देहरादून से एक यज्ञ वेदिका मिली है, उसका निर्माण जो है वो सील बर्मन नामक योधे राजा ने कराया था। ये क्वेश्चन सीधा आता है कि जो बाढ़ वाला देहरादून से प्राप्त यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो सील बर्मन ने कराया था। और वह किस वंश से संबंधित है? योधे वंश से संबंधित है। जो सील बर्मन था ये जो है योधे वंश का सबसे प्रतापी राजा था। सील बर्मन जो है योधे वंश का क्या था? सबसे प्रतापी राजा था। इसके अतिरिक्त जो है नैनीताल और बाढ़ वाला देहरादून से जब उत्खनन हुआ तो योधे वंश की ईंटें प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, योधे वंश की जो ईंटें मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो नैनीताल एवं बाढ़ वाला देहरादून से प्राप्त हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है योधे वंश के जो हैं द्वि एवं त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं। और ये अभी हाल ही पीछे किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो द्वि एवं त्रिमुद्रा लेख है ये किस वंश से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर था योधे वंश से संबंधित है। आगे है जो योधे वंश की मुद्राएं मिली हैं उनमें कार्तिकेय का चित्र मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि इनके जो अधिष्ठाता देव थे वो कौन थे? कार्तिकेय भगवान थे। ये भी याद रखिएगा, योधे वंश के जो अधिष्ठाता देव थे वो कार्तिकेय थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा जो अगला वंश है, देखिए छोटे छोटे वंश है और इनमें से एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन जो है आते रहता है एग्ज़ाम में। तो देखिए आगे है हमारा गोविसाण वंश। गोविसाण यानी काशीपुर, क्योंकि काशीपुर का ही प्राचीन नाम गोविसाण। और याद रखिएगा काशीपुर कौन से जनपद में पड़ता है? ये पड़ता है ऊधम सिंह नगर में। तो चलिए पढ़ेंगे गोविसाण जो काशीपुर से मित्र वंश की जानकारी मिलती है। सीधा यही क्वेश्चन आता है कि जो मित्र वंश की जानकारी उत्तराखंड में किस स्थान से मिलती है? तो राइट आंसर है इसका गोविसाण काशीपुर से मिलती है। एक पॉइंट और है इसका। इसका पॉइंट है जो मित्र वंश का विलय हुआ था वो गुप्त वंश में हो गया था, यानी ये ज़्यादा समय तक नहीं चला था और इसका विलय जो है वो कौन से वंश में हो गया था? गुप्त वंश में हो गया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे जो हमारा वंश आएगा वो है छगलेश वंश। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, छगलेश वंश से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वंश की जो जानकारी है वो लाखामंडल अभिलेख से प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन आता है अगर इस वंश से आता है तो। जो इस वंश की जानकारी हमें मिली है वो लाखामंडल अभिलेख से मिली है। आगे है यह राजवंश जो है यमुना प्रदेश के आसपास शासन करता था। देखिए ये यमुना प्रदेश के आसपास शासन करता था छगलेश वंश। जो लाखामंडल अभिलेख में इसका जिक्र हुआ है तो इसमें इसके 7 शासकों के नाम मिलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि जो है छगलेश वंश में के कितने शासकों के नाम लाखामंडल अभिलेख में मिलते हैं तो 7, यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका अगला टॉपिक भी, अगला जो पॉइंट है, इनका जो पहला राजा था छगलेश वंश का वो था नरपति जयदास, याद रखिएगा। और अंतिम राजा था राजा नामछक।
इसमें से ज़्यादातर बस ये 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो ये वंश है वह है सिंहपुर या यदुराज वंश। देखिए, सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बनता है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो है, या तो दे देगा कि सिंहपुर वंश कौन सा वंश है, इसका अन्य नाम क्या है, और ऑप्शन में यदुराज वंश रहता है। तो इसका जो है दोनों नाम याद रखिएगा, सिंहपुर को ही यदुराज वंश कहते हैं। और इस वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर है, यह है इस वंश की जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि जो है सिंहपुर या यदुराज वंश की जो जानकारी है हमें किसके अभिलेख से मिलती है, नाम पूछा गया था, तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। चलिए बढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे और देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे का। यह है, इस अभिलेख में 12 शासकों का उल्लेख हुआ है। जो रानी ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल अभिलेख है, इसमें जो है सिंहपुर के 12 शासकों का उल्लेख हुआ है। दूसरा है, लाखा मंडल लेख के अनुसार जो इनकी राजधानी थी, यदुओं की राजधानी थी, वो सिंहपुर लाखा मंडल थी। समझ गए। देखिए, इसमें भी एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम, तो सिंहपुर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट अगला इसी से वंश से रिलेटेड। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो भास्कर वर्मन था। किस वंश का? ये जो है यदुराज वंश या सिंहपुर जो वंश है, इसका सबसे शक्तिशाली शासक भास्कर वर्मन था। आगे बढ़ेंगे और हमारा देखिए कौन सा वंश आ गया, वो नाग वंश आ गया है। देखिए, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जानेंगे। तो नाग वंश से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो इनकी नाग वंश की लिपि थी वो थी शंख लिपि। कौन सी लिपि थी इनकी? शंख लिपि थी, ये याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार के रूप में। आगे है जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख मिला है, गोपेश्वर यानी चमोली से, उसमें 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है। और देखिए, राज्य में जो त्रिशूल अभिलेख है 2 जगह से मिला है, एक तो गोपेश्वर चमोली, दूसरा मिला है बाड़ाहाट उत्तरकाशी से भी मिला है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, और आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्ट आ गया है, चंपावत के जो नाग मंदिर का निर्माण जो है 1563 में कल्याण चंद द्वारा कराया गया था। देखिए याद रखिएगा, चंपावत में एक नाग मंदिर है जिसका निर्माण 1563 ईस्वी में किसने कराया था? तो कल्याण चंद ने कराया था। बढ़ेंगे आगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पॉइंट और हैं इसके नाग। देखिए, ये है विभिन्न नाग मंदिरों से उत्तराखंड में, जो यहाँ पर उत्तराखंड में नाग मंदिर मिले हैं, उनसे उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि होती है। जो नाग राजवंश था उनसे पुष्टि होती है कि वे उत्तराखंड में रहे थे। किससे पुष्टि होती है? ये पता चलता है जो यहाँ पर नाग मंदिर बने हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है बेरी नाग का नाग मंदिर। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और ये क्वेश्चन आता है, ये 2 मंदिर है, एक नीचे है। सेम मुखेम नाग मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बेरी नाग मंदिर है पिथौरागढ़ में और सेम मुखेम है टिहरी गढ़वाल में। चलिए बढ़ेंगे आगे, और एक छोटा सा वंश और आ गया है हमारा, उसे जानेंगे, मोखरी वंश। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मोखरी वंश से रिलेटेड 2-3 पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, कन्नौज का जो मोखरी राजवंश है, देखिए याद रखिएगा, ये कन्नौज से रिलेटेड है, ने नागों की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड से नागों की सत्ता को किस वंश ने समाप्त किया था। तो नागों की सत्ता को जो समाप्त किया था, ये किया था मोखरी वंश ने, याद रखिएगा।
आगे इसका अगला जो पॉइंट है, 2 पॉइंट बचे हैं, यह है मोखरी वंश का जो अंतिम राजा हुआ है वो कौन हुआ है, ग्रहवर्मा हुआ था, याद रखिएगा। और इसकी हत्या करके जो है, इसकी जब हत्या हो गई थी तो मोखरी जो राज्य था ये हर्षवर्धन के अधीन चला गया था, जो उस समय भारत में शासन कर रहा था, ये याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, यह है मोखरियों की राजधानी कन्नौज थी। देखिए मोखरी वंश की जो राजधानी थी ये क्या थी, तो ये कन्नौज थी। ये 3 पॉइंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन अगर मोखरी वंश से आता है तो इन्हीं 3 में से आता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि भारत से जो नागों की सत्ता को समाप्त किया था वो किसने किया था, तो मोखरी वंश ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए अब हमारा जो आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं, जिसका आपको इंतज़ार था। अगर आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप इन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आ गया है वो है, राज्य में सूर्य मंदिर एवं मूर्तियों से किस राजवंश का पता चलता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर और उससे रिलेटेड मूर्तियों से पता चलता है कि उत्तराखंड में जो है शक वंश का शासन था। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा गैप दे के आंसर बताऊंगा, तब तक आप भी अपना आंसर लगा लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है ये है, शकों की भाषा एवं धर्म क्या था। ऊपर आया था अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जो शकों की भाषा थी वो थी ईरानी और धर्म था बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी जो सी इसका है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है निकल के, ये आ गया है, शकों के शासन के बाद, जब शक शासन कर रहे थे उनके बाद जो है तराई के भागों पर किसने अपना अधिकार कर लिया था। तो ऊपर क्वेश्चन आया था कि शकों के बाद जो है किसने अधिकार किया था, वो थे कुषाण। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो दीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पलेठी का सूर्य मंदिर जो है ये टिहरी में स्थित है। और इसकी स्थापना भी सुन लीजिएगा, इसकी स्थापना जो कराई थी वो कराई थी कल्याण चंद ने कराई थी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे और हमारा क्या क्वेश्चन आता है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, कुषाण जो शासक थे किस धर्म को मानते थे। ऊपर आया था कुषाण शासक भी बौद्ध धर्म को मानते थे। ऑप्शन बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और स्क्रीन पर लाएंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ से कुषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर में बताया था आता है, तो अब इसमें से हमें एक जो है ऑप्शन को अलग छांटना है कि कहाँ से कुषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त हुए हैं, ये करेक्ट है। मोरध्वज कोटद्वार से, ये भी करेक्ट है। गोभिसाण काशीपुर से, ये भी करेक्ट है। इन तीनों जगह से कुषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन सहजपुर जसपुर से बिल्कुल कुषाण काल के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी वह गलत है। बढ़ेंगे आगे और आगे हमारा क्वेश्चन आ गया है, किस जनपद से एक खेत में एक साथ 11,000 कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये इतनी सारी एक साथ मुद्राएं मिली हैं जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो एक खेत में जो एक साथ 11,000 कुषाण मुद्राएं मिली हैं वे मिली हैं सुमाड़ी से। पीछे आया था अगर आपने ध्यान दिया होगा, कहाँ से मिली हैं, सुमाड़ी से मिली हैं। और सुमाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये पोहड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे जगह पूछता है तो वो भी याद रखिएगा, सुमाड़ी से मिली है। और सुमाड़ी कहाँ स्थित है, जनपद पूछता है तो पोहड़ी से मिली है। बढ़ेंगे आगे और दीजिए हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है स्क्रीन पर, तो लगाइए इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ वाला देहरादून से प्राप्त यज्ञ वेदिका का निर्माण किस योधे शासक ने कराया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया होगा तो जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है बाढ़ वाला देहरादून से,
तो उसका जो निर्माण है वो कराया था सील वर्मन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह योधे वंश से संबंधित है। योधे वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो सील वर्मन ही था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ेंगे आगे और लाते हैं अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, और ये एग्जाम में अभी आया हुआ क्वेश्चन है। पीछे भी मैं बताया था कि अभी पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस शासकों के द्वि एवं त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं। देखिए क्वेश्चन आया था अभी। तो द्वि एवं जो त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं वो मिले हैं योधे वंश के। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। आगे जो क्वेश्चन है हमारा, मित्र वंश की जानकारी किस स्थान से प्राप्त होती है। देखिए छोटा सा वंश है, मित्र वंश की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो बताया था गोविसाण से मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका क्या दूसरा पॉइंट था, इसका जो विलय हुआ था वो गुप्त वंश में हो गया था, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए छगलेश वंश की जो जानकारी है हमें किस अभिलेख से मिलती है, पूछा गया क्वेश्चन था। पीछे भी मैं इसको बोला था कि स्टार लगाकर इसको नोट कर लीजिए। तो छगलेश वंश की जो जानकारी मिलती है हमें मिलती है ये लाखामंडल अभिलेख से। और कितने इसमें राजाओं का उल्लेख किया गया था, तो 7 राजाओं का उल्लेख इसमें किया गया था, इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और हमारा देखिए क्वेश्चन निकल के आ गया स्क्रीन पर। गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है वो किस वंश से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार कर लीजिएगा। जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है ये नाग वंश से संबंधित है। पीछे आया था कि इस जो अभिलेख में 4 नाग राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे आगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए नागवंश की लिपि क्या थी। देखिए नागवंश की लिपि बतानी है, छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का। नागवंश की जो लिपि थी वो थी शंख लिपि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है, नागवंश से संबंधित प्रसिद्ध बेरी नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। 2-3 बार एग्जाम में आ गया है। अगर नागवंश से कोई मंदिर पूछता है तो वो इसी मंदिर को पूछता है। बेरी नाग मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे, कोई क्वेश्चन बचा है वो देख लेते हैं। यहाँ जी बचा है एक क्वेश्चन है हमारा, नागों की सत्ता को किस वंश ने समाप्त किया था। इसको डबल अगर स्टार लगा रहे हैं तो इसको 3 स्टार लगाइएगा। नाग वंश से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर इसी क्वेश्चन को पूछने के चांस होते हैं। तो नागों की जो सत्ता को समाप्त किया था वो किया था मोखरी वंश ने। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कोई क्वेश्चन है, जी हाँ एक क्वेश्चन और बचा है हमारा। मोखरियों की जो है राजधानी क्या थी। मोखरी वंश की जो है राजधानी क्या थी, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो मोखरी वंश जो है ये कन्नौज से रिलेटेड था, इसकी राजधानी कन्नौज थी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मैं ऐसी वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूँ। और अपने फौजी वाइफ को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।